हाँ, आज देखने जा रहे हैं हम कॉलम, जो आरसीसी का सबसे लास्ट पार्ट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। इसमें एक्स मार्क्स का पूछा जाता है एसएससी जेई में, तो वो हम देखने जा रहे हैं कॉलम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्रेशन में बोल रहा है कि कॉलम क्या क्या है, कैसे हैं, कितने पार्ट्स हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें है ना कि पेडेस्टल है कॉलम का, यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है, पेडेस्टल एम कॉलम। तो कॉलम जो होता है दो टाइप्स का होते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। यहाँ पे है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, टू टाइप्स का होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं पेडेस्टल को। तो पेडेस्टल जो होता है ना, उसको देख रहे हैं, इसका एल इफेक्टिव साइज जो होता है ना, लेस देन इक्वल टू 2D होता है, तो पेडेस्टल उसको हम बोलते हैं। शॉर्ट कॉलम जस्ट लाइक होता है कि इसका 3D से मतलब ज़्यादा होता है एल इफेक्टिव का साइज, जो 12D से छोटा होता है तो शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ लॉन्ग कॉलम है, तो लॉन्ग कॉलम है ना, उसका साइज होता है 12D से मोर देन इक्वल टू एल इफेक्टिव होता है, और 16D से लेस देन होता है। तो इस साइज के हिसाब से हम लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम को याद रखेंगे कितना कितना साइज होता है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं हम सिलेंडरनेस रेशियो। तो देखते हैं सिलेंडरनेस रेशियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिलेंडरनेस रेशियो में हम देखेंगे कि कैसे और क्या फार्मूला इसके होते हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है दो गो होते हैं, एक लॉन्ग कॉलम का होता है, एक शॉर्ट कॉलम का होता है। तो शॉर्ट कॉलम का क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो, और लॉन्ग कॉलम का क्या होता है वो देखेंगे। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है ना शॉर्ट कॉलम का, वो होता है एल इफेक्टिव बटा डी लेस देन 12। और लॉन्ग कॉलम का जो होता है वो होता है, लॉन्ग कॉलम का सिलेंडरनेस एल इफेक्टिव बटा डी 12 मोर देन इक्वल टू, एल इफेक्टिव बटा डी का साइज जो होता है मोर देन इक्वल टू होता है 12, होता है लॉन्ग कॉलम का। ठीक है, लॉन्ग कॉलम का हो जाता है। उसी तरह से आप बात करते हैं एज पर IS 456 से, मतलब पूछ रहा है इफेक्टिव लेंथ को। इफेक्टिव लेंथ को हम देखेंगे, मतलब इफेक्टिव लेंथ को देखेंगे किसके अनुसार, IS 45-2000 के अनुसार हम देखेंगे इफेक्टिव लेंथ को। तो इफेक्टिव लेंथ का जो होता है ना, इसका बोथ इंड जो बोल रहा है ना, पहला फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है कि बोथ इंड, फर्स्ट कंडीशन दिया बोथ इंड आर इफेक्टली हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन इज नॉट अलाउड। बोल रहा है कि दोनों इंड फिक्स्ड है और इसमें रोटेशन अलाउड नहीं कर रहा है। तो इसको में हम इफेक्टिव लेंथ कितना होगा वो देखेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ देखते हैं कितना होता है। ये आपका फिगर रहा, फिगर के अनुसार देखते हैं क्या है। फिगर के अनुसार ये फिगर रहा, इस फिगर में देख रहे हैं कि दोनों यूनिट फिक्स्ड है, और ये हो जाता है एल लम हो जाता है, एल इफेक्टिव हो जाता है। तो एल इफेक्टिव वाला फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.65 LUN लन हो जाता है, 0.65 LUN फॉर्मूला हो एल इफेक्टिव का। और अब बोल रहा है कि बोथ इंड आर हेल्ड इन पोजीशन, बोल रहा है कि बोथ इंड हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन इज अलाउड बट वन इंड। बोल रहा है कि वन इंड ही रोटेशन अलाउड कर रहा है। तो एल इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा 0.8 LUM लम, 0.8 LUM हो जाएगा अगर वन रोटेशन अलाउड करेगा तो आएगा। और नेक्स्ट कंडीशन है जो देखेंगे हम, नेक्स्ट कंडीशन ये है आपका, नेक्स्ट कंडीशन व्हेन बोथ इंड आर हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन इज अलाउड एट बोथ इंड, मतलब बोथ इन दोनों इंड पे रोटेशन अलाउड करेगा तो क्या करेंगे एल इफेक्टिव का, तो एल इफेक्टिव तो एलयूएम के बराबर हो जाएगा। जैसे एल इफेक्टिव जो है ना उसे एलयूएम के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। 3 कंडीशन देख लिया एल इफेक्टिव के लिए। अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन है, अब क्या है आगे। हाँ, तो आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है जो इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इंसेंट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसेंट्रिसिटी वो चीज़ होता है जब कोई भी हम बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम कॉलम खड़ा करते हैं, तो एक्चुअल में वो कॉलम परफेक्ट नहीं होता है, मतलब परफेक्ट स्टेट नहीं होता है। तो उसी में हम इसेंट्रिसिटी चेक करके हम कॉलम को बनाते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो उसी के बारे में स्टडी करने जाता है कि इसेंट्रिसिटी होता क्या है, क्यों आता है, अपना स्ट्रक्चर में कैसे आता है, उसके बारे में कुछ है फार्मूला वो देखते हैं। इसेंट्रिसिटी बोल रहा है ना कि यहाँ पे इस एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी। अब एक्सीडेंटल हमारे एक्सीडेंट की वजह से कुछ मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, एक्सीडेंट की वजह से जो इसेंट्रिसिटी आता है उसके लिए ई मैक्स और ई मिनिमम बराबर फॉर्मूला होता है। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है एल यू एम एक्स लम एक्स बटा 500 प्लस डी एक्स बटा 300 और 20 mm दोनों में से हम मैक्सिमम लेते हैं, ये मतलब अलाउड है एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी। उसी तरह ई मिनिमम बराबर होता है, इसमें एक्स था इसमें सिर्फ वाई हो जाता है, एल यू एम लम वाई बटा 500 प्लस डी वाई बटा 300 और 20 mm का मैक्सिमम लेंगे। सेम कंडीशन है दोनों मैक्सिमम का मिनिमम का, बस एक जगह एक्स है एक जगह वाई है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी, ये परमिसिबल नहीं था, सॉरी ये परमिसिबल नहीं था। आपका जो नेक्स्ट पार्ट में है ना वो आपका परमिसिबल है, मैंने अलाउड करता है कि इतना इसेंट्रिसिटी रहेगा तो आप स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो स्ट्रक्चर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना ज़्यादा कम होना चाहिए। तो ई मैक्सिमम जो होना चाहिए 5% ऑफ डी एक्स, अब ई मैक्सिमम जो डी वाई में 5%, बोला 5% आपको डी एक्स और डी वाई दोनों में 5% तक रहा आपका स्ट्रक्चर में इसेंट्रिसिटी, तो आप आगे स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रहा तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं।
अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। यहाँ पे इस पेज में कोई अपना नेक्स्ट में नहीं वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछे जाएं, तो हम आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें देखते हैं अल्टीमेट अप्लाइड लोड। अल्टीमेट अप्लाइड लोड क्या होता है, यहाँ पे है अल्टीमेट अप्लाइड लोड, जो यहाँ पे टॉपिक्स है अल्टीमेट अप्लाइड लोड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है तो देखते हैं। अल्टीमेट अप्लाइड लोड में आपका फार्मूला है जो आपको इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड है, उस देखते हैं क्या उसमें फार्मूला में है क्या नहीं है। हाँ, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में। तो जीरो इसेंट्रिसिटी के लिए क्या होता है अल्टीमेट अप्लाइड लोड, तो इसमें होता है 0.45 एफसीक के एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.75 एरिया ऑफ स्टील। ये फार्मूला हो जाता है आपको अल्टीमेट अप्लाइड लोड का। देखते हैं रिपीट करके, 0.45 एफसीक के एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.75 एफ वाई एरिया ऑफ स्टील। ये फार्मूला हो जाता है आपका, ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये था जीरो इसेंट्रिसिटी के लिए, अगला में है मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए हम फार्मूला देखते हैं क्या है। इस मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला होता है 0.9 इंटू 0.45 एफसीक के इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.75 एफ वाई स्टील हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसी को अगर बाई डायरेक्टली हम लिखना चाहते हैं, ये तो कंबाइन करके लिखे थे लेकिन डायरेक्टली लिखना हो तो 0.4 एफसीक के एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 हो जाएगा। इसमें 0.75 था लेकिन इसमें 0.67 हो जाएगा। एक इसके लिए आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए है 0.4 एफसीक के एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 एफ वाई एरिया ऑफ स्टील। ये फार्मूला हो जाएगा मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए। उसी तरह कह रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन दे दिया है, फॉर हेलिकल टाइड कॉलम बियरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 5%। अगर 5% हेलिकल टाइड बियरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ रहा है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, अल्टीमेट अप्लाइड लोड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा 1.05 होगा 1.05 0.4 एफसीक के एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 एफ वाई एरिया ऑफ स्टील। जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमको याद रखना है कि इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये हम देख लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या फार्मूला है किस तरह से है। ये फार्मूला था जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान में रखनी है हमें। आगे देखते हैं क्या है। आगे है जो नोट पॉइंट है जो मतलब इंपॉर्टेंट्स है कॉलम के लिए, वीवीआई है नोट पॉइंट जो कॉलम के लिए स्पेशली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से ज़्यादा एराइज किए जाते हैं। वीवीआई ये देखिए हम स्टार मार्क रखे हैं। तो देखते हैं मिनिमम डाया ऑफ बार इन कॉलम। कॉलम जो हम बनाते हैं उसमें डाया रड जो यूज करते हैं, रड यूज करते हैं, उसका डाया क्या होता है 12 mm होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बार इन कॉलम, अगर कॉलम हम बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ बार कितना लगाएंगे, तो कॉलम में 2 प्रकार का हम कॉलम बनाते हैं, एक सर्कुलर बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। तो सर्कुलर में हम 6 बनाएंगे डाया मतलब लगाएंगे बार, और रेक्टेंगुलर में 4 बार लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हम आगे ध्यान देते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा। अब हम कॉलम बना रहे हैं तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना तक रख सकते हैं, मतलब इससे कम नहीं रख सकते, मिनिमम यहीं तक रख सकते हैं। तो कितना होगा 0.8% ऑफ एरिया ऑफ कॉलम। तो जो एरिया ऑफ कॉलम है ना, उसका एरिया कॉलम है, कॉलम का एरिया है, उसे 0.8% रख सकते हैं मिनिमम 0.8%। और मैक्सिमम जो एसएससी जेईई में सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टील कितना रख सकते हैं, मैंने इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम कहाँ तक रख सकते हैं, तो 6% एरिया ऑफ कॉलम, जो एरिया ऑफ कॉलम है उसे 6% रख सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है इन कॉलम लेफ्ट, अगर लेफ्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा 4% एरिया ऑफ कॉलम। बोल रहा है कि अगर लेफ्ट कर रहा है कॉलम तो उसमें मैक्सिमम कितना रखेंगे एरिया ऑफ कॉलम, सॉरी मतलब मैक्सिमम कितना रखेंगे, क्या बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं हम बार, हाँ कितना मतलब रड रखेंगे 4% रखेंगे लेफ्ट करेगा तो, ठीक है। द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल बार, जो लॉन्गिट्यूडनल बार हम सेट करेंगे कॉलम में तो उसका मैक्सिमम कितना स्पेस रहेगा, तो 300 mm रहेगा, ठीक है। और देखते हैं लेटरल टाई जो होता है, तो लेटरल टाई उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेटरल टाई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। तो डाया ऑफ लेटरल टाई, डाया पूछ रहा है लेटरल टाई का, तो उसमें होता है ना 6 mm और 5 men/4 का मैक्सिमम, माने 6 mm और 5 men/4 का मैक्सिमम जो आएगा वही डाया ऑफ लेटरल टाई हो जाएगा। स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाई, जो लेटरल टाई हम यूज करते हैं उसका स्पेसिंग क्या होता है, तो 300 mm होता है, तो अक्सर होते हैं सब में, लेकिन इसका भी 300 mm होता है। और लिस्ट लेटरल डायमेंशन, माने लिस्ट लेटरल 300 mm लिस्ट लेटरल डायमेंशन, 300 mm लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ये याद रखना है। और देखते हैं कुछ नोट पॉइंट्स हैं। हाँ, ये नोट पॉइंट आपको हेलिकल टाइप और लेटरल टाइप देखें,
अब हम देखते हैं हेलिकल टाई। तो हेलिकल टाई क्या होता है, इसमें होता है कि पिच का जो होता है ना साइज वो याद रखना है। तो देखते हैं क्या पिच का साइज है और क्या याद रखना है हमें। तो इसमें 25 mm और 3/5 टाई, 25 mm और 3/5 टाई का मतलब मैक्सिमम याद रखना है, और 75 mm और डाया ऑफ कोर बटा 6 का मिनिमम याद रखना है। ये होता है हेलिकल टाई का साइज, ठीक है। अब आगे देखते हैं लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम या सिलेंडर कॉलम, ये होता है लॉन्ग कॉलम या सिलेंडर कॉलम। एक होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं उसका डिफिनेशन है, लेकिन इसका परिभाषा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हम फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला में क्या कह रहा है, फार्मूला में ये कह रहा है आपको कि रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर के लिए फार्मूला क्या होगा, लॉन्ग कॉलम सिलेंडर, लॉन्ग कॉलम या तो सिलेंडर कॉलम, इसका रिडक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या होगा 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बटा 48 टी। ये फार्मूला हो जाएगा 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बटा 48 डी। ये फार्मूला होगा रिडक्शन फैक्टर का। आगे देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मतलब आपका कॉलम खत्म होता है और यहाँ पे अल्टरनेट बार शुड बी टाइड। मतलब अल्टरनेट बार जो अरेंजमेंट करते हैं अल्टरनेट बार को टाई में वो पूछ रहा है कितना होगा, 75 mm होता है। अल्टरनेट बार शुड बी टाइड 75 mm। 75 अल्टरनेट बार जो हम सेट करते हैं ना कॉलम में, तो कितना टाइम होता है, कॉलम के टाइम कितना 75 mm होता है। इसी में कुछ खास बात देखते हैं, जो नोट है स्पेशल आरसीसी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नोट है, कोई भी मतलब टॉपिक से नहीं है, डायरेक्टली आपको ये नोट्स हैं, देख लेते हैं कोई टॉपिक हो तो। हाँ इसमें देखते हैं स्ट्रेन इन कंक्रीट। स्ट्रेन इन कंक्रीट है, उससे स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओ टॉपिक का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं नोट पॉइंट में डायरेक्टली। तो श्रिंकेज स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर बोल रहा है, श्रिंकेज स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर कितना होता है, श्रिंकेज स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर तो ये हो जाता है आपको 0.0003 हो जाता है श्रिंकेज स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर। श्रिंकेज पूछ रहा है स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है आपका इसी में, फेल्यूर स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। फेल्यूर स्ट्रेन इन कंक्रीट, फेल्यूर पूछ रहा है स्ट्रेन में, इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज एज्यूम्ड। कितना एज्यूम करते हैं, फेल्यूर जो एज्यूम होता है कंक्रीट में, स्ट्रेन में कंक्रीट में कितना 0.0035 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंप्रेशन ऑफ ग्रेड। अब वो देख रहे हैं हम कंप्रेशन ऑफ ग्रेड में कुछ बात है वो देखते हैं। कंप्रेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट विल डन एट स्ट्रेन, कंप्रेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट विल डन स्ट्रेन तो 0.002 हो जाएगा, ठीक है। इस पे मतलब डन होता है। आगे देखते हैं हम, फेल्यूर स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज एज्यूम्ड। अब वहाँ पे हम देखे थे कि ये फेल्यूर स्ट्रेन कंक्रीट बेंडिंग इन एज्यूम, बेंडिंग में पूछ रहा था, यहाँ बोल रहा है कंप्रेशन में, एक्सियल कंप्रेशन में तो 0.02 हो जाता है। फेल्यूर स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज एज्यूम्ड एज 0.002 हो जाता है। ये आपको स्ट्रेन इन कंक्रीट जो था ना, स्ट्रेन इन कंक्रीट, इसमें इतने पॉइंट्स थे नोट का। अब आगे देखते हैं किस टॉपिक का है जो स्पेशल पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है ना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हम पढ़े थे उसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। हाँ तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कि WSM को हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा है कभी कभी कि मतलब क्वेश्चन कि WSM को क्या कहते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं इसको मटेरियल के लिए। और LSM को क्या कहते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, मटेरियल और लोडिंग दोनों के लिए होता है। LSM जो होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, मटेरियल और लोडिंग दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे LACK को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोडिंग, ये तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोडिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक लोडिंग के लिए फॉर्मूला था LM, इसको बोलते हैं मीन स्ट्रेंथ प्लस 1.65 सिग्मा। इसको सिग्मा का कुछ नाम स्पेशली है जो हमको याद नहीं है अभी, फिर इसको ध्यान देंगे हम। तो ये फॉर्मूला क्या था, LM प्लस 1.65 सिग्मा होता है इसका, कैरेक्टरिस्टिक लोडिंग के लिए पूछेगा तो। और उसी को है जो फॉर्मूला को थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी में बना के दिया गया है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लेकिन स्टैंडर्ड ये था, तो इसको मैं था FM, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो मीन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, FCK प्लस 1.65 सिग्मा हो जाता है, ये होता है मीन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला। ये था आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखते हैं बीम।
बीम के बारे में कुछ हम स्टडी किए हैं ना, उसका मेन पॉइंट हम देखते हैं। बीम बीम इज मेनली डिजाइन फॉर, हम बीम बीम डिजाइन करते हैं किसके लिए, मेनली किस लिए हम डिजाइन करते हैं बीम को, वो हमसे पूछ रहा है। तो डिजाइन करते हैं मेनली हम बीम को फ्लैक्चर के लिए, प्राइमरी के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया आपसे कि बीम इज मेनली डिजाइन फॉर, तो फ्लैक्चर के लिए। किसके लिए बीम को डिजाइन, फ्लैक्चर के लिए। डीप बीम मेनली डिजाइन फॉर, किसके लिए, तो बोथ फ्लैक्चर के लिए, बोथ फ्लैक्चर के लिए एंड शेयर के लिए। डीप बीम को दोनों के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब नोट पॉइंट है स्ट्रेन डायग्राम फॉर बीम, स्ट्रेन और डायग्राम बनाते हैं हम, तो बीम के लिए क्या होता है, बीम के लिए लीनियर होता है। स्ट्रेन डायग्राम फॉर डीप बीम, इसका तो था स्ट्रेन डायग्राम फॉर बीम, तो लीनियर हम बताएं, लेकिन स्ट्रेन डायग्राम फॉर डीप बीम तो उसके लिए नोट लीनियर, ये लीनियर नहीं होता डीप बीम के लिए। ये देख लिया हम पॉइंट बीम से, क्योंकि हाँ इसी चलते बोला जाता है कि बीम जो होता है मतलब आफ्टर बेंडिंग जो होता है रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बट जो होता है डीप बीम जो होता है बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग नोट रिमेन्स प्लेन होता है। अगर जो होता है रिमेन्स प्लेन होता है क्योंकि उसका लीनियर होता है डायग्राम, अब इसका जो होता है नोट लीनियर होता है। इसीलिए होता है कि आपका डीप बीम जो होता है बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग लीनियर नहीं होता, अगर जो होता है बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स लीनियर हो जाता है, प्लेन हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कुछ फार्मूला है जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंगली एनालिसिस प्रॉब्लम्स। हाँ यहाँ पे है आपका कि सिंगली एनालिसिस बीम जो होता है, सिंगली बीम जो होते हैं सिंगली, उसके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिंगली बीम से रिलेटेड, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सिंगली बीम से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो सिंगली बीम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो खास खास पॉइंट हैं जो आपको सिंगली बीम से पूछे जाते हैं हमेशा क्वेश्चन। बेस्ट बोल रहा है कि बेस्ट ऑन द मतलब किस पे, स्टेप 1 में पूछ रहा है ऑन द बेस्ट कुछ पे कैलकुलेशन लिमिटिंग क्रिटिकल डेप्थ। हाँ न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल बोलता है ना कि एक्स यू लिमिट जो फॉर्मूला होता है, एक डिटरमाइन द एक्स यू लिमिटिंग जो डेप्थ होता है उस पर फॉर्मूला पूछेगा। और यहाँ पे पूछेगा क्या, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि जो 0.48 ये फार्मूला होगा इसको लिमिटिंग डेप्थ का, यहाँ पे 0.53 हो जाएगा डी, ये क्या बोलते हैं ये तो नहीं रोक रहा आपको, वीडियो बंद करो इसको। 415 ग्रेड के लिए जो फार्मूला होता है वो 415 ग्रेड के लिए फार्मूला जो होता है उसके लिए फार्मूला एक्स यू लिमिटिंग जो होता है ना, क्रिटिकल डेप्थ जो होता है न्यूट्रल एक्सिस का उसके लिए फार्मूला होता है ना, जो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सिंगली में, तो 0.48 डी हो जाएगा 415 के लिए। और जो होता है आपको 250 के लिए होता है 0.53 डी आ जाता है 250 के लिए, ठीक है 250 ग्रेड के लिए, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या होता है इस पे फार्मूला जो है उस पे बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। न्यूट्रल एक्सिस, हाँ यही तो बोला कि मतलब डायरेक्टली फार्मूला पूछ सकता है, व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ होता है वो फार्मूला आपसे पूछ सकता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। अब बोलता है क्या क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है किस पे बेस्ट है, तो एक्चुअल डेप्थ पे। तो एक्चुअल डेप्थ जो होता है ना उसके लिए फार्मूला पूछ रहा है कि एक्चुअल डेप्थ के लिए क्या फार्मूला होता है, तो आपको एक्चुअल डेप्थ का फार्मूला ए होता है 0.87 FYAST 0.36 FCKB, ये फार्मूला होता है आपका किसका, एक्चुअल डेप्थ का। ये फार्मूला होता है 0.87 FYAST 0.36 FCKB, ये फार्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ का। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन आपसे देखिए कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा ना क्वेश्चन से डिपेंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, किस किस पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करता है। तो आपको क्वेश्चन आंसर होगा कि ग्रेड ऑफ स्टील पे करता है, क्रॉस सेक्शन पे करता है, एरिया ऑफ स्टील पे करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे करता है, मतलब जो फार्मूला में है ना उस पर डिपेंड करता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ क्या क्या पे करता है, तो हमको ये याद रखने होंगे कि ग्रेड ऑफ स्टील पे करता है, क्रॉस सेक्शन पे करता है, एरिया ऑफ स्टील पे करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे करता है। ये हो गया आपको सिंगली रेनफोर्स से मतलब क्या बोलते हैं कुछ क्वेश्चंस। आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन कैसे एराइज होते हैं आपको। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो होता है हाँ परसेंटेज पे, मतलब इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज हाँ परसेंटेज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली आपको फार्मूला पे, परसेंटेज वाला फार्मूला जो इस पे है ना, ये परसेंटेज के लिए फार्मूला है, उस पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए फार्मूला ये होता है, नोट देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए क्या फार्मूला होता है। परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए पीछे हम देख चुके हैं, नहीं फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला होता है 0.36 FCK एक्सिव लीम और एक्सिव लिमिटिंग होता है जो 0.87 FYD, ये फार्मूला होता है। रिपीट कर लेते हैं 0.36 FCK और XU लिम मीटिंग बटा में 0.87 FYD हो जाता है, ये होता है परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए फार्मूला। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो हम देखेंगे आगे। ये क्वेश्चंस हैं, इसी का क्वेश्चन का फार्मूला, इसी पर सॉल्यूशन है। हम देख लिए कि मतलब कैसे क्वेश्चन अराइज होता है। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे इसको क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ
यहाँ पर टाइप ऑफ सेक्शन, तो टाइप ऑफ सेक्शन से बहुत ही मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। उसको में क्या क्या कहता है कि टाइप्स ऑफ सेक्शन में होता है कि तीन तरह क्या होते हैं सेक्शन। एक होता है अंडर एनफोर्स सेक्शन, एक ओवर होता है, एक बैलेंस होता है। तो एक क्या रहेगा कि मतलब अंडर एनफोर्स सेक्शन, तो अंडर एनफोर्स सेक्शन जो होता है ना, किसका एक्सयू जो होता है ना लेस देन होता है एक्सयू लिमिटिंग से, होता है अंडर एनफोर्स्ड। तो इसमें कहता है ना स्टिल अटेन इट्स यील्डिंग स्ट्रेंथ, इसमें कंडीशन क्या होगा अंडर में कहेगा स्टिल अटेन इट्स यील्डिंग स्ट्रेंथ प्राइमरी टू फेल्यूर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जिसमें कहेगा कि डायरेक्टली आप सोचिए कि अंडर एनफोर्स्ड में होगा ना कि पहले फेल्यूर तक कौन पहुंचेगा, तो स्टील पहुंचेगा, पहले फेल्यूर स्टील पहुंचेगा अंडर एनफोर्स्ड में। और बैलेंस में हो जाता है, जो बैलेंस होगा बोथ कंक्रीट एंड स्टील अटेन फेल्यूर यील्डिंग स्ट्रेंथ लिमिटिंग सिमिलरली, जो मतलब सिमिलरली जो होता है इसमें सिमिलरली जो होता है बात कर रहा है कि बैलेंस सेक्शन जो है इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ आपको फेल्यूर तक पहुंच जाएंगे। ओवर एनफोर्स्ड में क्या कहता है, ओवर में होता है ना कि एक्सयू जो होता है आपको ज़्यादा होता है एक्सयू लिमिटिंग से, तो एक्सयू लिमिटिंग से, तो इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें होता है ना कि कंक्रीट जो है ना पहले फेल्यूर को पहुंचेगा, स्टील से पहले आपको फेल्यूर पहुंचेगा कौन, तो कंक्रीट। तो कंक्रीट अटेन फेल्यूर स्ट्रेंथ प्राइमरी टू यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, पहले ही पहुंच जाएगा आपको ओवर एनफोर्स्ड में कौन, तक कंक्रीट। ये हो गया फार्मूला। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो हम देख लिए। अब आगे देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हाँ, इसमें बैलेंस्ड के लिए और ओवर एनफोर्स्ड के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आगे देख लिए, और आगे जो बच रहा है वो कंडीशन देख लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे देखते हैं फिगर है मेरे पास अंडर एनफोर्स्ड का, फिर बैलेंस का, फिर ओवर का, तीनों का फिगर है। तीनों के फिगर में से एक क्वेश्चन है कि ये जो है कि स्टील पहले कौन, अंडर में क्या बोले थे हम कि स्टील पहले फेल्यूर करेगा, तो इसके लिए फार्मूला है आपके पास। तो ये फार्मूला है 0.02 प्लस 0.87 FYES, क्योंकि स्टील पहले पहुंचा है फेल्यूर के लिए। तो ये फार्मूला आपका हुआ, पहले स्टील हुआ अंडर में, पहले स्टील फेल होता है, तो हो गया स्टील के लिए। यही में कुछ कहते हैं, इसको नाम भी है फेल्यूर का, तो इसमें बोलते हैं हम अंडर एनफोर्स्ड को डक्टाइल फेल्यूर बोलते हैं और टेंशन फेल्यूर बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंडर एनफोर्स्ड किस टाइप का फेल्यूर है, तो उसको बोलना होगा कि डक्टाइल फेल्यूर है, टेंशन में फेल होता है, ठीक है। और यहाँ ब्रिटल होता है, तो कौन आपको ओवर एनफोर्स्ड है, तो ओवर एनफोर्स्ड में भी सेम फार्मूला वही होता है 0.02 और 0.002 प्लस 0.87 FY/ES होता है। ये फार्मूला हो जाता है आपका। और कैसा फेल्यूर होता है ओवर एनफोर्स्ड, ये जो होता है ब्रिटल फेल्यूर होता है, और इसको कंप्रेशन में फेल होता है। ये था जो क्या बोलते हैं अंडर था जो आपको टेंशन में फेल होता है, अंडर टेंशन में फेल होता है, वो जो होता है कंप्रेशन में फैलता है। ये जो डक्टाइल फेल्यूर होता है अंडर एनफोर्स्ड वाला, और जो तो ओवर वाला होता है ब्रिटल फेल्यूर होता है, क्योंकि कंक्रीट में फेल होता है इसलिए वो ब्रिटल हुआ, स्टील में फेल होता है इसलिए डक्टाइल होता है। चलिए और देखते हैं कैसे मतलब क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। हाँ, नोट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बेस्ट क्वेश्चन, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब टॉपिक पढ़े थे आरसीसी में, उस पर बेस्ट क्वेश्चन से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें कुछ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ट क्वेश्चन क्या है, एज द ग्रेड ऑफ स्टील, एक क्वेश्चन है आपका, एज द ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज सो कैपेसिटी ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस, पूछ रहा है कि अगर ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन व्हेन ग्रेड ऑफ स्टील इज इंक्रीज, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन जो है आपका ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज कर रहे हैं उसमें, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। कह रहा है कि एक क्वेश्चन में कि आपको अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है उसमें ग्रेड ऑफ स्टील आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये वो आंसर आपका कि इंक्रीज कर जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ टॉपिक से वेस्ट हैं लेकिन डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। व्हेन द अवॉइड ब्रिटल फेल्यूर, आपको अवॉइड करना है, मैंने ब्रिटल फेल्यूर जो होता है ना डक्टाइल ब्रिटल, तो ब्रिटल फेल्यूर को आपको रोकना है, अवॉइड करना है। बीम क्रॉस सेक्शन इज इम्प्रूव्ड दैट सेक्शन इज नोन एज, कह रहा है व्हेन द अवॉइड ब्रिटल फेल्यूर ऑफ बीम क्रॉस सेक्शन इज इम्प्रूव्ड दैट सेक्शन इज नोन एज सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, मतलब सिंगली कहेंगे उसको हम। ब्रिटल फेल्यूर हो रहा है आप में, उसको आपको रोकने के लिए आप क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहेंगे। उसी तरह कह रहा है कि अगला कि मतलब क्वेश्चन ही है, इन डबली रेनफोर्स्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन जोन इज ऑफर्ड बाई, मैंने बोल रहा है कि डबली रेनफोर्स्ड है ना, उसमें डबली रेनफोर्स्ड बीम जो होता है सिंगली होता है, डब्ल्यू में जो होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन जोन इज ऑफर्ड बाई, किसके द्वारा कंप्रेशन जोन में आपको रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, तो ऑप्शन है आपको कंक्रीट के द्वारा, स्टील के द्वारा, किसके द्वारा,
कंक्रीट हुआ या स्टील हो गया, तो आंसर आपका होगा बोथ, कंक्रीट भी होगा स्टील भी होगा। एक क्वेश्चन है आपका कि डबल रेनफोर्समेंट रेजिस्टेंस जो इज प्रोवाइड इन कंप्रेशन जोन में किसके द्वारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो कंक्रीट के द्वारा भी और स्टील के द्वारा भी, दोनों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एक क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन हैं। आगे जो क्वेश्चन हैं शायद हम इसका स्टडी कर चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपका ये है, हाँ, फ्लैंज बीम बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, फ्लैंज बीम जो हम पढ़े थे ना उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो फ्लैंज बीम है तो टी बीम लोकेशन इंटरमीडिएट बीम, टी बीम लोकेशन इंटरमीडिएट बीम। टी बीम का जो होता है, हाँ, पहला क्वेश्चन आपका है कि टी बीम लोकेशन, टी बीम जो लोकेशन होता है उसका बोल रहा है कि टी बीम लोकेशन इंटरमीडिएट बीम। एक क्वेश्चन से जैसे भी क्वेश्चन है लेकिन लिखा है टी बीम लोकेशन इंटरमीडिएट बीम। टी बीम का जो लोकेशन होता है इंटरमीडिएट बीम होता है टी बीम का। मोनोलिथिक बीम फ्लैंज बीम को कहते हैं, फ्लैंज बीम को कहते हैं। मोनोलिथिक बीम किसको बोलते हैं, फ्लैंज बीम को कहते हैं, ठीक है। टी बीम लोकेशन इंटरमीडिएट बीम, मोनोलिथिक बीम, फ्लैंज बीम, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन आगे है द डिस्टेंस। ये पूछता है कि जो डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस बोलता है बार डिस्टेंस जो होता है आपका, यहाँ जो लगाते हैं बार ना, तो बीच में जो खाली है उसके लिए बार डिस्टेंस पूछ रहा है। बार डिस्टेंस क्या होता है, इसमें बार डिस्टेंस होता है मोर देन L/4। अब इसमें जो होता है इस तरफ जो होता है लेस देन L/4, ये तो लेस देन इक्वल टू L/4, ये मोर देन इक्वल टू मतलब होता है मोर देन इक्वल टू L/4, ये फॉर्मूला होता है बार डिस्टेंस का, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैंज्ड बीम इन प्रेजेंट इन कंप्रेशन। फ्लैंज्ड बीम इन प्रेजेंट इन कंप्रेशन, तो बीम स्लैब कंप्रेशन है, बीम स्लैब डिपेंड न्यूट्रल एक्सिस, डिपेंड्स न्यूट्रल एक्सिस। हम कह रहे हैं फ्लैंज्ड बीम इन प्रेजेंट इन कंप्रेशन, तो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड न्यूट्रल एक्सिस है, बीम स्लैब, दोनों पर डिपेंड्स करेगा, ठीक है, इस दोनों पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन है बट डायरेक्टली याद रखेंगे हम। हाँ, ये कच्चे बोल रहा है बी इफेक्टिव, तो पहले ही से वाट लगा हुआ, इसको हम नहीं देखेंगे, क्या इसको देखना है जो मतलब पहले ही से वाट लगाया हुआ है, ठीक है। हाँ, टाउसी, कुछ टाउसी से लास्ट टॉपिक है उसमें हम देख लेते हैं, टाउसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका हम देख लेते हैं। ये टाउसी होता है ना, इसको किस किस नाम से जानते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। टाउसी, टाउसी को हम कहते हैं, टाउसी को बहुत नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, इसको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम भी कहते हैं, इसको शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टिंग अगेंस्ट लॉन्जिट्यूडिनल टेंसाइल फेल्योर भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है, तीनों नाम को रिलेट करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। पहले शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम इसको बोलते हैं, फिर शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट बीम ये बोलते हैं, फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डायगोनल टेंशन फेल्यूर, कह रहा है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डायगोनल टेंशन फेल्यूर, तो टाउसी को ही बोलते हैं। अब बोलता है कि टाउसी क्या क्या पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। ये टाउसी डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ मेन बार, उस पर डिपेंड करता है फ्लैंज रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, दोनों पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और टेंशन रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि टाउसी मैक्स एक होता है, तो इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, टाउसी मैक्स को नाम जानते हैं मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इस नाम से जानते हैं। फिर मैक्सिमम परमिसिबल शेयर कैपेसिटी ऑफ बीम को नाम से जानते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल शेयर कैपेसिटी ऑफ बीम। इसका और नाम है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डायगोनल टेंशन फेल्यूर बोलते हैं, कंप्रेशन सॉरी टेंशन नहीं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर भी इसको बोलते हैं। तो ये भी किस किस पर डिपेंड करता है, तो ओनली डिपेंड करता है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। इसका फार्मूला होता है टाउसी मैक्स का 0.631 रूट में एफसी के, 0.631 रूट में एफसी का होता है, ये फार्मूला हो जाता है आपका टाउसी मैक्स का। ये जो था इसका नाम था बहुत सारा टाउसी का, टाउसी जो था ना इसका बहुत सारा नाम था, वो आपको याद करना है, डायरेक्ट वो सब नाम देके क्वेश्चन पूछा किस पर डिपेंड करता है। और टाउसी मैक्स का बहुत सारा नाम था, वो डायरेक्टली नाम देगा और पूछा किस पर डिपेंड करता है, इसको डायरेक्टली फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, नोट है जो डायगोनल टेंशन के लिए है, डायगोनल कंप्रेशन के लिए है, तो ये जो हम देख चुके हैं मेन नोट्स में, इसको हम नहीं देखेंगे, यहीं पे हम अभी खत्म करते हैं। आरसीसी का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हुआ आरसीसी। ओके, थैंक्स।